बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे रैंक ऑफ द मैट्रिक्स एंड द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास रो और कॉलम वेक्टर क्या होते हैं। हमारे पास एक n क्रॉस n मैट्रिक्स है। जैसे यहाँ मैंने एक n क्रॉस n मैट्रिक्स लिखा हुआ है A11 A12 A1n A21 एंड अप टू सो ऑन, जिससे आप वाकिफ़ हैं ऑलरेडी। तो इसकी जो रोज़ हैं, जैसे ये पहली रो है, ये दूसरी रो है, ये तीसरी रो है। ये जो सिंगल रो होगी इसको हम कहेंगे रो मैट्रिक्स और रो वेक्टर। यानी जो हमारे पास रो मैट्रिक्स होता है उसको हम रो वेक्टर कहेंगे, और जो हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स है उसको हम क्या कहेंगे, कॉलम वेक्टर कहेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास जो मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो होगी उसे हम रो वेक्टर कहेंगे, और जिसमें सिर्फ एक कॉलम होगा उसे हम क्या कहेंगे, कॉलम वेक्टर कहेंगे। ये तो सिंपल हमारे पास डेफिनेशन है रो और कॉलम वेक्टर की। ये जैसे एग्जांपल है हमारे पास 2 - 1 5, चूंकि एक ही रो है तो ये मेरे पास 1 क्रॉस 3 का रो वेक्टर है। इसी तरीके से ये जो वेक्टर है इसमें सिर्फ एक कॉलम है और 3 रोज हैं, तो ये 3 टाइम्स 1 यानी 3 क्रॉस 1 का कॉलम वेक्टर होगा। अगर मैं एक मैट्रिक्स ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल, ये जो गिवन है ये वाला मैट्रिक्स। अब यहाँ पर आप देखें इसकी 2 रोज हैं R1 और R2, और इसके 3 कॉलम्स हैं C1 C2 और C3। तो ये जो मेरे पास हैं ये 2 इसके रो वेक्टर्स हैं और ये तीनों इसके क्या हैं, कॉलम वेक्टर्स आ गए। अब रो और कॉलम स्पेस से क्या मुराद है, यानी रो और कॉलम वेक्टर तो आसान चीज थी इसलिए मैंने इसको जल्दी से निपटा दिया। रो और कॉलम स्पेस किसी भी मैट्रिक्स से क्या मुराद है, इसको आपने थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि इसी से हम नल स्पेस और रैंक ऑफ द मैट्रिक्स को डिफाइन करेंगे। और नलिटी रैंक थ्योरम है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, जिसमें से आपके पीएससी में क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। तो ये हमने एक जर्नल मैट्रिक्स ले लिया। ये मैट्रिक्स हम इससे पहले कई दफ़ा पढ़ चुके हैं। व्हाट इज द रो स्पेस? द रो स्पेस ऑफ द मैट्रिक्स ए डिनोटेड बाय ROW ऑफ ए। इसको किसी इसके अलावा भी किसी चीज़ से डोनेट किया जा सकता है नोटेशन से। फिलहाल हम ये यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा और भी डिफरेंट बुक्स में नोटेशन यूज़ की जा सकती हैं। तो रो जो स्पेस है किसी भी मैट्रिक्स की वो हो क्या होगा, इज द वेक्टर स्पेस, यानी एक वेक्टर स्पेस बनेगी स्पेन बाय द रो वेक्टर्स ऑफ ए। अब स्पेनिंग सेट का चूंकि आपको ऑलरेडी पता है, मेरे पास एक मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स की रोज थी, उस रोज से जो स्पेस जनरेट होगी, उस रोज से जो स्पेस स्पेन करेगी। जैसे मेरे पास एक मैट्रिक्स है 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। ये एक मैट्रिक्स है। इसकी रोज कौन सी हैं? इसकी हमारे पास एक रो आ रही है 1 0 0, दूसरी रो मेरे पास है 0 1 0, तीसरी रो मेरे पास है 0 0 1। आप मुझे बताएंगे कि इससे कौन सी स्पेस स्पेन कर होती है। सो व्हाट इज द स्पेन ऑफ दिस? तो हमने लीनियरली इंडिपेंडेंट, लीनियर कॉम्बिनेशन, स्पेनिंग सेट में, बेसिस में, डायमेंशन में हम पढ़ा हुआ है कि ये जो है स्पेन करता है किसको, R3 को। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस जो मैट्रिक्स ए था, इस मैट्रिक्स की जो रो स्पेस बन रही है वो R3 बन रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है, उसकी रो से जो स्पेस जनरेट होगी, जो स्पेस स्पेन करेगी, उसे हम रो स्पेस कहेंगे, और उसके कॉलम से जो स्पेस जनरेट होगी या द स्पेन ऑफ द कॉलम्स जो होंगे उनको हम क्या कहेंगे, कॉलम स्पेस। ये हमारे पास सीधी सी सादी सी डेफिनेशन थी। ठीक है, तो आपको अब समझ आ गई होगी कि रो स्पेस क्या होती है और कॉलम स्पेस क्या होती है। एक मैट्रिक्स है 1 2 3 2 3 2 4 6। तो ये जो मैट्रिक्स ए है
इसकी दो रोज हैं 1 2 3, एक रो है 2 4 6। इन दो रोज से कौन सी स्पेस जनरेट होगी? व्हाट इज द स्पेन ऑफ द रो स्पेस ऑफ एक्स और व्हाट इज द स्पेन ऑफ द रोज ऑफ ए? तो इसकी जो रो स्पेस बनेगी वो होगी स्पेन बाय 1 2 3 एंड 2 4 6। अब यहां पर आप देखेंगे कि ये 1 2 3 और 2 4 6 जो है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं और लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर। लीनियरली डिपेंडेंट कैसे वेक्टर्स हैं कि ये वाला वेक्टर इसका मल्टीपल है। अच्छा, यहाँ एक चीज़ आपने नोट कर लेनी है। आपका जो पीछे पीएससी का एक पेपर था सीनियर साइंस टीचर्स के लिए, शायद वो साइंस टीचर्स वाला जो पीएससी थी, उसमें इस तरह के क्वेश्चन दिए हुए थे उन्होंने, लेकिन वो इतने आसान थे कि उसमें उन्होंने दिया हुआ था कि सेट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लीनियरली डिपेंडेंट या लीनियरली इंडिपेंडेंट, इस तरह का कुछ दिया हुआ था। अब उसमें उन्होंने जो वेक्टर्स दिए हुए थे वो दो वेक्टर्स दिए हुए थे। तो दो वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट कब होंगे? जब वो एक दूसरे के मल्टीपल होंगे। अगर हम एक वेक्टर को किसी से मल्टीप्लाई करें दूसरा आ जाए, मिसाल के तौर पर मेरे पास वेक्टर है 1 -1 2, दूसरा वेक्टर है मेरे पास 3 -3 और 6। अब ये दोनों क्या होंगे? लीनियरली डिपेंडेंट, क्योंकि पहले वेक्टर को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो दूसरा आ रहा है। तो अगर आपके पास वेक्टर सिर्फ दो ही दिए हों तो उस सूरत में आप क्या करेंगे कि लीनियरली डिपेंडेंट निकालने के लिए देखेंगे कि एक दूसरे का क्या है, मल्टीपल है या नहीं, एक चीज। दूसरी चीज, अगर आपके पास वेक्टर्स आगे v1 v2 v3 अप टू सो ऑन vn वेक्टर्स हैं, इनमें से कोई एक वेक्टर 0 आ गया बीच में, दो वेक्टर दिए हुए 3 4 5, उनमें से एक बीच में 0 वेक्टर आ गया तो वो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएंगे। ठीक है, यानी मेरे पास अगर वेक्टर्स है फॉर एग्जांपल 1 0 0, मेरे पास दिया हो 0 1 0 और तीसरा वेक्टर दिया हो 0 0 0। ठीक है, अब चूंकि ये 0 वेक्टर आ गया लिहाजा ये मेरे पास लीनियरली डिपेंडेंट हो गए। तो इस तरह की चीजें भी आपने साथ साथ नोट रखनी है। यही वो वाले रिजल्ट्स हैं जो आपको काम आते हैं एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए। यार मैं बात कर रहा था कि मेरे पास ये R1 है और R2 है, क्योंकि ये इसका ये दोनों वेक्टर जो है लीनियरली डिपेंडेंट हैं, क्योंकि ये इसका मल्टीपल है, लिहाजा हम क्या करेंगे, इसको हम रिमूव कर देंगे। इसको क्या कर देंगे? रिमूव कर देंगे। सिर्फ एक ही जो वेक्टर बचेगा, तो इससे जो स्पेन होगी, इस वेक्टर से इस वेक्टर का जो स्पेनिंग सेट होगा वो हमारे पास रो स्पेस बनेगी। किसकी? मैट्रिक्स ए की। तरीकाकार क्या है इसको भी हम देख लेते हैं, यानी रो स्पेस निकालने का तरीकाकार क्या होगा। तो हमारे पास यहां ये चीज आ गई है। इसी तरीके से हमारे पास कॉलम वेक्टर्स आ गए 1 2 2 4 और 3 6। अब यहां पर देखें कि मेरे पास ये 1 2 और 2 4 और इसी तरीके से 3 6 भी है, ये दोनों बाकी इसके मल्टीपल हैं। तो जो कॉलम स्पेस होगी वो क्या होगी? स्पेन बाय दीज 3 वेक्टर्स, लेकिन इनमें से हम इन दोनों को रिमूव कर देंगे क्योंकि वो बाकी उसके मल्टीपल है। हम अब तरीका देखते हैं कि हमारे पास अगर एक मैट्रिक्स दिया हो तो उसका कॉलम स्पेस या उसकी रो स्पेस निकालेंगे कैसे एक्चुअली हम, यानी उसकी बेसिस कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये जो मैं अभी आपको बात बता रहा था, ये जो स्पेस जनरेट होगी किससे, ये जो रो स्पेस होगी ये वाली स्पेन बाय दिस, इसकी बेसिस क्या होगी? इसकी बेसिस सिर्फ 1 2 3 होगी, बाकी उसका मल्टीपल है, क्योंकि बेसिस के लिए हमें लीनियरली इंडिपेंडेंट भी चाहिए होता है। और ये वाला वेक्टर वैसे भी इसका मल्टीपल है तो हमें उसकी ज़रूरत नहीं रहेगी। इसी तरीके से कॉलम वेक्टर में भी यही वाली बात आ गई। तो अब हम आते हैं कि एक मैट्रिक्स हमें गिवन होगा, उस मैट्रिक्स की रो स्पेस की बेसिस कैसे निकालेंगे। एक मैट्रिक्स की रो स्पेस की बेसिस कैसे निकालते हैं। पहली बात यह है कि हमारे पास जो दो मैट्रिक्स हैं वो रो इक्विवेलेंट कैसे होते हैं, ये हमने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में पढ़ा था कि अगर हम उनकी रोज को इंटरचेंज कर दें या मल्टीप्लाई कर दें रो को नॉन जीरो स्केलर से, या हम एडिंग अ मल्टीपल ऑफ द वन रो टू अनदर
तो हमारे पास दूसरा मैट्रिक्स क्या बन जाता है, उसको हम कहते हैं रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। मेरे पास यहाँ एक मैट्रिक्स है, इस पर मैंने इन तीनों में से एक, इन तीनों में से दो या तीनों बैक वक्त एक ही टाइम में मैं एक ऑपरेशन लगा रहा हूँ, दो या तीनों लगा रहा हूँ, या कोई से दो इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये जब मैं ऑपरेशन लगाऊंगा मेरे पास एक नया मैट्रिक्स बनेगा। ये जो मैट्रिक्स होगा और ये मैट्रिक्स, इनको हम कहेंगे कि दीज टू मैट्रिक्स आर रो इक्विवेलेंट। तो वो ये कह रहा है कि हमारे पास ये मैट्रिक्स ये क्या है, इक्विवेलेंट होते हैं, रो इक्विवेलेंट होते हैं। तो रो इक्विवेलेंट का क्या है कि अगर दो मैट्रिक्स रो इक्विवेलेंट हों तो उनकी रो स्पेस सेम होगी, उनकी रो स्पेस क्या होगी, सेम होगी। तो उसकी अगर रो स्पेस सेम होगी तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास अगर एक मैट्रिक्स होगा तो हम उस पर क्या करेंगे, हम उस पर उसे ले जाएंगे एचलन या रिड्यूस एचलन फॉर्म में, तो वहाँ से हमारे पास क्या निकल आएगा, वहाँ से हमारे पास उसकी बेसिस निकल आएंगी। जैसे एग्जांपल दी हुई अगेन 1 2 3 2 4 3। अब यहाँ पर अगर मैं ऑपरेशन लगाऊँ कि R2 को मैं तब्दील कर देता हूँ R2 माइनस 2 R1 से, तो आपने देखा कि हमारे पास ये जो नीचे वाला 0 0 0 हो गई है। तो इसका मतलब है हमारे पास जो पहला मैट्रिक्स था और 1 2 3 और ये मैट्रिक्स भी है, ये दोनों इक्विवेलेंट हैं। तो इसकी जो रो स्पेस क्या होगी, इसकी रो स्पेस क्या बनेगी, द रोज ऑफ ए आर 1 2 3। चूँकि ये इसका मल्टीपल है जो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, तो इसका मतलब हमारे पास सिर्फ लीनियरली इंडिपेंडेंट जो वेक्टर है वो एक ही बनेगा। तो द नॉन जीरो रोज ऑफ मैट्रिक्स बी इज 1 2 3। तो बोथ मैट्रिक्स हैव द सेम रो स्पेस, बोथ मैट्रिक्स हैज द सेम रो स्पेस, और यही 1 2 3 इसकी बेसिस होंगी। ये आगे आ रहा है कि बेसिस ऑफ द रो स्पेस कैसे निकालेंगे हम करते क्या हैं कि एक हम लेंगे मैट्रिक्स, फॉर एग्जांपल यहाँ मैं एक मैट्रिक्स ले रहा हूँ, 5x4 का एक मैट्रिक्स ले लिया है मैंने, ठीक है। अब हम करेंगे क्या, इस पर हम रो ऑपरेशंस लगाएंगे, रो ऑपरेशंस लगा के हम इसको एचलन फॉर्म में ले जाएंगे। अब जब मैं इसको एचलन फॉर्म में ले जाऊंगा तो एचलन फॉर्म में ले जाने के बाद हमारे पास इसकी जो नॉन जीरो रोज बचेंगी वो इसकी बेसिस बनाएंगी। क्या कह रहा हूं मैं कि मेरे पास एक मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स पे मैं रो ऑपरेशन लगा के एक मैट्रिक्स बी बना लूंगा और ये होगा एचलन फॉर्म में। किस फॉर्म में, एचलन फॉर्म में। तो इसकी जो नॉन जीरो रोज होंगी, जैसे मेरे पास ये नॉन जीरो रोज बच गई हैं कितनी, 3, तो ये 3 नॉन जीरो रोज जो हैं वो क्या होंगी, इस मैट्रिक्स के रो स्पेस की बेसिस होंगी। ये जो मैट्रिक्स था कौन से वाला, जो ओरिजिनल मैट्रिक्स हमने पीछे देखा था, उस मैट्रिक्स की रो स्पेस की, यानी ये वाला जो मैट्रिक्स हमारे पास, इस मैट्रिक्स की रो स्पेस की बेसिस कौन से, वो 3 वेक्टर आ गए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी जो रो स्पेस की डायमेंशन कितनी होगी, क्योंकि बेसिस में कितने एलिमेंट्स हैं, 3। अब देखें इसकी बेसिस में एलिमेंट हैं 3, तो इसका मतलब है इसकी जो रो स्पेस की डायमेंशन होगी वो कितनी होगी, 3। नंबर ऑफ द बेसिस है ना, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द बेसिस। अच्छा, कॉलम स्पेस की हम बेसिस कैसे निकालेंगे, उसका आसान सा तरीकाकार है। उसका आसान तरीकाकार ये है कि हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया होगा, हम उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लेंगे, ट्रांसपोज लेने के बाद हम उसकी रो स्पेस निकाल लेंगे, ठीक है। हम एक मैट्रिक्स ले लेंगे, उस मैट्रिक्स की क्या निकालेंगे, उसको ट्रांसपोज ले लेंगे, फिर हम उसे रो एचलन फॉर्म में ले जाएंगे यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। फिर हम उसकी नॉन जीरो रोज को क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, बल्कि उसका दोबारा आप ट्रांसपोज ले लें, उसके जो नॉन जीरो रोज हैं ज़रा वो नॉन जीरो कॉलम बन जाएंगे, और वही जो नॉन जीरो कॉलम्स होंगे वो हमारे पास बेसिस बनाएंगी फॉर कॉलम स्पेस ऑफ ए। तो इसका मतलब है कॉलम स्पेस ऑफ ए इज इक्वल टू रो स्पेस ऑफ ए ट्रांसपोज। तो किसी भी मैट्रिक्स ए का कॉलम स्पेस उसके मैट्रिक्स के ट्रांसपोज की रो स्पेस के बराबर है। व्हाट इज द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स? If A is m cross n matrix, then the row space and the column space of A have the same dimension. So what is the rank of the matrix? Rank of the matrix is the dimension of row space. Dimension of row या column space जो होगी उसको हम rank of the matrix कहेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप किसी मैट्रिक्स को एचलन फॉर्म में ले जाएंगे, उसकी जो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज होंगी वो उसका रैंक बनेगा, और उसी को हम कहते हैं डायमेंशन ऑफ दी रो स्पेस। क्यों? क्योंकि वही उसकी बेसिस बनाते हैं, अभी मैंने बताई है। तो फाइंडिंग द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स,
किसी भी मैट्रिक्स का रैंक कैसे फाइंड आउट करेंगे। मसलन अगर आपको ये मैट्रिक्स दिया गया हो और कहा गया हो कि इसका रैंक क्या होगा, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको एचेलॉन फॉर्म में लेके जाना है। एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाते हुए, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाकर हम इसको ले जाएंगे किसमें, एचेलॉन फॉर्म में। एचेलॉन फॉर्म में आ गया। अब यहाँ पर देखेंगे कि ये इसकी एचेलॉन फॉर्म बन गई। तो इसकी एचेलॉन फॉर्म बन गई, इसमें कोई भी रो जीरो नहीं हुई है, तीनों की तीनों रोज उसकी नॉन जीरो हैं। तो इसका मतलब इसका रैंक 3 है और इसकी बेसिस क्या होगी, 1 2 0 -2 0 -1 0 7 0 0 -3 और 20 -24, ये इसका बेसिस बन जाएंगी और इसका रैंक आएगा 3। व्हाट इज द नल स्पेस ऑफ द मैट्रिक्स। अब नल स्पेस ऑफ मैट्रिक्स के लिए फिर हम आते हैं सिस्टम ऑफ होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, Ax = 0। जबकि हमारे पास x जो है वो क्या होगा, वो मेरे पास इस तरह का मैट्रिक्स होगा जिसमें n रोज होंगी और 1 कॉलम होगा। यानी ये हमारे पास ये इसे हम अभी क्या कहा था हमने, कॉलम वेक्टर। तो इस तरह का एक कॉलम वेक्टर है x, ठीक है। तो if A is m cross n matrix, then the set of all solution of the homogeneous system of linear equation is a subspace of Rn. It is called the null space of A। ठीक है कि A मेरे पास कोई भी m क्रॉस n मैट्रिक्स है, जैसे हम पीछे निकाल रहे थे। A मेरे पास m क्रॉस n मैट्रिक्स था, हम जब उसको मल्टीप्लाई करेंगे x से, इसको बराबर रखेंगे 0 के, इसके जितने भी सॉल्यूशंस होंगे, इसके जितने भी क्या होंगे, सॉल्यूशन बनेंगे, जितने भी इसके सॉल्यूशंस होंगे, वो जो सॉल्यूशन होंगे वो हमारे पास सब स्पेस बनाएंगे Rn के, और उसे हम नल स्पेस कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, नल स्पेस। अच्छा, नल स्पेस इन टर्म ऑफ मैट्रिसेस कैसे आएंगी उसको हम देखते हैं। तो जो नलिटी है, द डायमेंशन ऑफ द नल स्पेस ऑफ अ मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड द नलिटी ऑफ ए। यानी किसी भी मैट्रिक्स की नल स्पेस निकालने के लिए हम उस मैट्रिक्स को x से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखेंगे मैट्रिक्स कौन सा है। फॉर एग्जांपल मेरे पास मैट्रिक्स जो है उसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 4, 3 क्रॉस 4। तो मैं यहां पर जो मैट्रिक्स लूंगा वो लूंगा x1 x2 x3 एंड x4, ठीक है। उसको मैं इस मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई करूंगा, जैसे आप सिंपल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते हैं। इसको हम रखेंगे 0 0 के बराबर, इसको आप 0 0 के बराबर रखेंगे। यहाँ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस आ जाएंगी, उनको सॉल्व कर लेंगे। उनका या ट्रिवियल सोल्यूशन होगा या नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन होगा। नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन अगर आता है, एक से ज़्यादा आएगा, वो जो भी आएगा, ठीक है। यानी इसके जितने भी सोल्यूशन बनते हैं, जितने भी सोल्यूशन देखें ना, अगर इसका सिर्फ ट्रिवियल सोल्यूशन आता है फिर तो ठीक है, लेकिन अगर नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन आ रहे हैं इसके, तो फिर वो इनफाइनाइट होंगे। तो वो जितने भी सोल्यूशन इसके बनेंगे, उनकी जो स्पेस होगी वो Rn की सब स्पेस बनाती है और उसे हम नल स्पेस कहते हैं। और उसकी जो बेसिस होंगी वो भी हम अभी निकालने की कोशिश करते हैं कि वो कैसे निकलती हैं। और उसकी जो डायमेंशन होती है उसको हम कहते हैं नलिटी ऑफ ए। उसको हम क्या कहते हैं, नलिटी ऑफ ए। तो नलिटी रैंक थ्योरम से हम ये चीज निकाल लेंगे कि अगर हमारे पास मैट्रिक्स है m क्रॉस n का, जिसका रैंक है r, जिसका रैंक कितना है r, m क्रॉस n का मैट्रिक्स, m रोज n कॉलम्स, m रोज हैं और n कितने क्या हैं, कॉलम्स हैं। और उसका अगर रैंक है r, रैंक हमने क्या पढ़ा अभी, नंबर ऑफ द नॉन जीरो रोज इन एचेलॉन फॉर्म। मैट्रिक्स को एचेलॉन फॉर्म में ले जाएंगे, नंबर ऑफ नॉन जीरो जो रोज होंगी वो उसका रैंक होगा। देन द डायमेंशन ऑफ द सॉल्यूशन स्पेस ऑफ द होमोजेनियस इक्वेशन इज n माइनस r। उसके कॉलम्स में से जितने उसके कॉलम्स थे, उनमें से हम r को करेंगे माइनस, जो बाकी बचेगा वो हमारे पास आएगी उसकी नलिटी, ठीक है। तो इसका मतलब है ये जो कॉलम्स हैं, जो कॉलम हैं किसी भी मैट्रिक्स के, नंबर ऑफ कॉलम्स, वो रैंक प्लस नलिटी के बराबर होते हैं। एंड दिस इज कॉल्ड द रैंक नलिटी थ्योरम। लाजमी तौर पर इसमें से बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि यहाँ से आपको क्वेश्चन आए। उसमें क्या आ सकता है, आपको एक मैट्रिक्स दिया जा सकता है, उसका रैंक दिया जा सकता है, कहा जाए कि नलिटी फाइंड आउट करें, नलिटी और n दिया जा सकता है, कहा जाए रैंक फाइंड आउट करें, रैंक और नलिटी दी जा सकती है, कहा जाए कि नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे। तो ये क्या है, नलिटी रैंक थ्योरम, कि मेरे पास एक मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स के अंदर कुछ मेरे पास रोज एंड कॉलम्स हैं, मैंने बात करनी है कॉलम्स की, कॉलम्स कितने हैं, ठीक है, और
फिर इसको एचेलॉन फॉर्म में लेके जाकर हम देखेंगे इसकी नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी है, वो इसका रैंक होगा, और बाकी जो बचेगा n में से हम माइनस करेंगे रैंक को, जो बाकी बचेगी वो उसकी क्या होगी, नलिटी होगी। रैंक एंड नलिटी ऑफ द मैट्रिक्स, ये एक मैट्रिक्स आ गया आपके पास, 4x5 का एक मैट्रिक्स है, 4x5 का एक मैट्रिक्स है, इसमें n क्या है, 5। तो इसको हम रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में ले जाते हैं, ये इसकी रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म बन गई। तो ये रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म बन गई, तो इसका रैंक कितना है, 3, क्योंकि मेरे पास नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी है, 3। तो इसकी नलिटी क्या होगी, n कितना था, 5 में से 3 को करेंगे माइनस, बाकी बच जाएगा 2, तो नलिटी हमारे पास क्या होगी, 2। डायमेंशन ऑफ द नल स्पेस, इसको डायमेंशन ऑफ द नल स्पेस भी कहा जा सकता है, और रैंक ऑफ ए को डायमेंशन ऑफ द रो स्पेस ऑफ ए भी कहा जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, नलिटी रैंक थ्योरम है। उसके बाद हमारे पास ये तमाम जो चीज़ें, इसकी समरी वो ये है कि लेट ए बी एन एन क्रॉस एन मैट्रिक्स, द फॉलोइंग कंडीशंस आर इक्विवेलेंट, यानी अगर हमारे पास इनमें से कोई एक कंडीशन होल्ड करेगी, बाकी भी होल्ड करेंगी। अगर एक इनवर्स एग्जिस्ट करता हो तो हमारे पास जो लीनियर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है एक्स इज इक्वल टू बी, तो उसका यूनिक सोल्यूशन होगा। और हमारे पास जो होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है उसका सिर्फ ट्रिवियल सोल्यूशन होगा। ए इज रो इक्विवेलेंट टू द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जो हमारे पास ए होगा वो क्या होगा, रो इक्विवेलेंट टू द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। डिटरमिनेंट ऑफ ए अगर नॉन जीरो है, नॉन जीरो हो, रैंक ऑफ ए जो है वो क्या होगा, n होगा। रो वेक्टर्स ऑफ ए आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, द कॉलम वेक्टर्स ऑफ ए आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। ये 8 कंडीशनें हैं, और ये क्या है कि अगर हमारे पास इनमें से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई करेगी तो बाकी ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई करेगी। तो इसमें जो हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज थी वो क्या थी इस लेक्चर में, कि एक मैट्रिक्स था, उस मैट्रिक्स के हमने सबसे पहले रो और वेक्टर्स पढ़े, रो वेक्टर और कॉलम वेक्टर पढ़े, एक बात। दूसरी बात फिर हमने क्या की, उसकी रो स्पेस और कॉलम स्पेस की बात की, यानी हमारे पास उसकी रो से जो स्पेस जनरेट होगी उसे हम रो स्पेस कहेंगे, उसके कॉलम से जो स्पेस जनरेट होगी यानी स्पेन करेगी उसको हम क्या कहेंगे, कॉलम स्पेस कहेंगे। फिर हमने बात की है कि रो और कॉलम स्पेस जाहिर बात है एक वेक्टर स्पेस बनाएगी, उस वेक्टर स्पेस की डायमेंशन क्या होगी, उसकी बेसिस क्या होंगी। चूंकि मेरे पास अगर बिलफर्ज एक मैट्रिक्स है 1 2 और 3 4 फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो जाहिर है ये जो मेरे पास v1 वेक्टर है 1 and 2 और 1 and 3, ठीक है, और v2 जो मेरे पास वेक्टर है वो है 2 and 4। अब इसके जब लीनियर कम्बिनेशन में लूंगा तो मेरे पास तो इनफाइनाइट नंबर्स आएंगे, यानी मैं यहाँ पर c1 v1 प्लस c2 v2 करूंगा तो मेरे पास तो इनफाइनाइट नंबर आएंगे, चूंकि c1 और c2 कांस्टेंट हैं, रियल नंबर में से हैं, इनको मैं तब्दील करता जाऊंगा, मेरे पास वेक्टर्स आते जाएंगे। लेकिन जाहिरी बात है जब हम वेक्टर स्पेस की बात कर रहे हैं तो फिर हम उसकी डायमेंशन की बात करेंगे ना, इसकी बेसिस की बात करेंगे। तो बेसिस कैसे निकालते हैं, बेसिस हमने कहा हम मैट्रिक्स को एचेलॉन फॉर्म में ले जाते हैं, जो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज होती हैं वो उसकी बेसिस होती हैं, और जो उसकी नॉन जीरो रोज होती हैं वो उसकी बेसिस होती हैं, और जितनी वो होंगी वो उसकी डायमेंशन हो जाएगी, ज़रा वो उसकी बेसिस बनेगी तो डायमेंशन आ जाएगी। सिमिलरली हमने यही बात कॉलम स्पेस के लिए की है, और फिर हमने नल स्पेस की बात की है कि नल स्पेस इज एक्चुअली द all solution of the system of homogeneous system of linear equations ax is equal to 0। जब हम ax is equal to 0 करेंगे, इसकी जो ऑर्डर होगा वो m क्रॉस n होगा, और ये मेरे पास 1 क्रॉस n का मैट्रिक्स होगा, ठीक है। तो एक कॉलम n रोज, यानी n क्रॉस 1, n रोज और एक कॉलम, ठीक है, n रोज और एक कॉलम का मैट्रिक्स मेरे पास ये x आएगा, n कॉलम होंगे इसमें और n रोज होंगी और एक कॉलम होगा, n रोज और एक कॉलम का मैट्रिक्स आ गया। तो इसके जितने भी सोल्यूशन होंगे उसको हम नल स्पेस कहेंगे, और नल स्पेस की जो डायमेंशन है उसको हम क्या कहते हैं, नलिटी कहते हैं। और फिर नलिटी रैंक थ्योरम आ गया कि ये जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो किसके बराबर होते हैं, रैंक प्लस नलिटी के, और कुछ इक्विवेलेंट कंडीशनें पढ़ रहे हैं। तो उसके बाद हमारे पास कुछ MCQs हैं, आप इन MCQs को देखेंगे।
row vector of a matrix A are 1, 2, 3 and 2, 4, 6. What is the dimension of the row space of A? क्या होगी डायमेंशन? हमारे पास रोज कौन सी हैं? 1, 2, 3, 2, 4 एंड 6. इसको हम कहाँ लेके जाएंगे? एचलन फॉर्म में. जब एचलन फॉर्म में ले जाएंगे तो मेरे पास क्या बनेगा? 1, 2, 3, 0, 0, 0. यानी ज़ाहिर है मैंने इसको इसकी मदद से इसको ज़ीरो करना है, तो पहली रो को 2 से मल्टीप्लाई करके मैं इसको माइनस करूंगा तो सेकंड रो में से सेकंड सारी ज़ीरो जाएगी. तो अब इसकी बेसिस क्या बनी? या मेरे पास इसका रैंक क्या आया? इसका रैंक है 1. एक ही नॉन ज़ीरो रोज बनेगी. यही रैंक जो है वो डायमेंशन ऑफ द रो स्पेस ऑफ ए है. और इसकी बेसिस क्या है? 1, 2, 3. तो इसका मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट. Which of the following statement is true about the column space of the matrix? It is spanned by the rows of A? नहीं. जो रो से स्पेन होती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं रो स्पेस. It is spanned by the column of A? Yes. It has the dimension always equal to the number of rows? नहीं. इसकी डायमेंशन उसकी रो से कम ज़्यादा हो सकती है. It is always equal to Rn? बिल्कुल भी नहीं. Two matrices are row equivalent. अगर क्या करेंगे? दे हैव द सेम नंबर ऑफ रोज. दो मैट्रिक्स जो है वो रो इक्विवेलेंट होंगे अगर उनकी सेम नंबर ऑफ रोज होंगी. वन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द अदर बाय एलिमेंट्री रो ऑपरेशन. सेकंड ऑप्शन. दे हैव द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स. तो ज़रूरी नहीं है उसके नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ जो है ना वो, बल्कि ज़ाहिर बात है एक चीज़ जो यहाँ पर है थोड़ी सी वो है कि टू मैट्रिसेस आर रो इक्विवेलेंट इफ दे हैव द सेम नंबर ऑफ रोज. मसलन मेरे पास एक मैट्रिक्स है 1, 2, 3, 2, 4, 5. दूसरा मैट्रिक्स है मेरे पास -1, 0, 0, 1, -2 एंड 1. अब इन देखें ना, इन दोनों का नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम है ना, तो ये रो इक्विवेलेंट है. यानी हम क्या इसको रो ऑपरेशन लगा के यहाँ जा सकते हैं या यहाँ से यहाँ आ सकते हैं? तो ज़रूरी नहीं है कि सेम मैट्रिक्स सेम ऑर्डर का जो मैट्रिक्स है वो रो ऑपरेशन के बाद ही आया हो. वो बाज़ का यहाँ से आप इधर नहीं जा सकते, मेरे ख्याल में नहीं जा सकते कि आप कोई भी ऑपरेशन यहाँ लगा लेंगे यहाँ से ये मैट्रिक्स कभी भी नहीं आएगा. तो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन? करेक्ट ऑप्शन 1 कैन ऑब्टेन फ्रॉम द अदर बाय द एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस. सिमिलरली which of the following is not an elementary row operation? Swapping two rows, multiplying a row by a non-zero scalar, adding a multiple of one row to another. एलिमेंट्री रो ऑपरेशन तो कॉलम वाला नहीं है. स्वैपिंग का मतलब आ गया इंटरचेंजिंग रोज 1 and 2. तो पहले तीनों एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस हैं, तीसरे वाला कॉलम्स में नहीं है, तो वो फिर वो एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन बन जाएगा. रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इज नंबर ऑफ कॉलम्स, number of the rows, dimension of the row space, number of the zero rows and reduce echelon form. row reduce echelon form, RREF उसने लिखा है. तो ये हमारे पास आएंगी या तो नंबर ऑफ द नॉन जीरो रोज जिसको हम डायमेंशन ऑफ द रो और कॉलम स्पेस कहते हैं. ठीक है, तो बाकी क्वेश्चन आपने कर लेने हैं, बल्कि छठे वाला भी देख देते हैं. इफ़ अ 3x4 मैट्रिक्स एज अ रैंक 3 तो इसकी नलिटी क्या होगी? यहाँ n क्या है? ये n मेरे पास आ गया 4. r क्या है? r मेरे पास आ गया 3. तो नलिटी क्या होगी? 4 - 3. क्यों? क्योंकि मेरे पास क्या होता है n इज इक्वल टू r प्लस नलिटी को मैं n कह देता हूँ. ठीक है, तो n - r करेंगे आपके पास नलिटी आ जाएगी, तो 1 बच जाएगा. तो ये बाकी क्वेश्चन आपने कर लेने हैं इसी तरीके से कि कौन सा ऑप्शन ठीक है और कौन सा ऑप्शन ठीक नहीं है. तो आज का ये हमारा लेक्चर यहीं पे हम ख़त्म करते हैं. आपने इसको ठीक तरीके से पढ़ लेना है. इसके बाद हमारे पास आएगा शायद कोऑर्डिनेट मैट्रिसेस वगैरह और चेंज ऑफ बेसिस. तो नेक्स्ट इंशाल्लाह मिलते हैं अगली क्लास में.